गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। आज हम बात करेंगे क्लास 12 की यूनिट नंबर सेकंड का फर्स्ट चैप्टर, जिसकी आज जो है वो सेकंड वीडियो है सेकंड यूनिट के फर्स्ट चैप्टर की, जिसमें आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो जो सबसे पहले टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट के बारे में हम इसकी जो फर्स्ट वीडियो थी सेकंड चैप्टर की, उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर नहीं देखी है तो इसकी जो सेकंड यूनिट है इसकी फर्स्ट वीडियो है वो देख लेना, जिससे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो अब करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आगे जो है वो हम ओम्स लॉ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बच्चों, इसके रिलेशन निकालने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले हम एक डायग्राम बना देते हैं कि लेट अस कंसीडर दिस इज ए कंडक्टर। ये कंडक्टर है। इस कंडक्टर की जो लेंथ है L, इस कंडक्टर की लेंथ है, और इस कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो A है। इस कंडक्टर को हमने एक्सटर्नल फील्ड से जोड़ा, जिसको हम ईएमएफ, सोर्स ऑफ ईएमएफ कहते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से जोड़ दिया। क्लियर। तो अब यहाँ पर आपके पास ये पॉजिटिव और ये क्या है, नेगेटिव। तो आपको पता है यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ड्रिफ्ट टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल, कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसकी तरफ मूव करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट करेंगे। और करंट है वो उसकी डायरेक्शन ये होगी आपके पास। इस प्रकार करंट है वो सर्किट में क्या करेगा, फ्लो, यानी कन्वेंशनल डायरेक्शन लेंगे। ये पॉजिटिव एंड है और ये क्या है, नेगेटिव एंड। तो इस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हम जाएंगे, कन्वेंशनल डायरेक्शन। क्लियर। अब इसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, ड्रिफ्ट करेंगे, एक वेलोसिटी से ड्रिफ्ट करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन आपके पास ये होगी, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है। क्लियर। तो यहां पर आपने लिखना है कंसीडर्ड L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड A इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। क्लियर। अब हम आगे देखते हैं, इफ स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी जो स्मॉल n है वो बराबर है कैपिटल N डिवाइडेड बाय वॉल्यूम के। n क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, v क्या है, वॉल्यूम है। तो ये स्मॉल n है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। क्लियर। तो यहां से आपके पास n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, v क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका लेना है, कंडक्टर का। तो कंडक्टर का वॉल्यूम किसके बराबर होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, और एल उसकी क्या है, लेंथ, किसकी, कंडक्टर की। तो यहां से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैपिटल एन, वो किसके बराबर हो जाएंगे, स्मॉल एन ए एल के बराबर। ये क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी इस कंडक्टर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री होंगे, वो इसके बराबर होंगे। क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या है, टोटल चार्ज हम यहां से निकाले, टोटल चार्ज, यानी जो कंडक्टर है, टोटल चार्ज इन द कंडक्टर, जो टोटल चार्ज Q दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, यहां से क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल चार्ज आ जाएगा। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है, E के। क्लियर। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ENAL, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, जिसको आप नॉर्मल जो सुंदर तरीके से जो दिखने वाला एक सिस्टमेटिक ALNE, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो ये क्या आ गया, टोटल चार्ज है वो आपके पास आ गया। क्लियर।
अब आगे हमने इसके रिलेशन निकालना है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। तो देखिए करंट I दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, चार्ज Q अपॉन टाइम T। चार्ज क्या है, Q अपॉन टाइम T। तो I दैट इज इक्वल टू चार्ज क्या है Q, Q किसके बराबर है टोटल चार्ज, ये रहा भैया ALNE डिवाइडेड बाय T टाइम। क्लियर हो गया। तो यहां से हमने टोटल चार्ज है वो उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब बात आती है टाइम की। टाइम क्या होगा, अब देखिए यहां पर चार्ज का A पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है B एंड है। क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन है वो कहां से कहां जाएंगे, B एंड से कहां जाएंगे A एंड पर। तो कितनी लेंथ कवर करेंगे, L, यानी डिस्टेंस कितनी कवर करेंगे L। बोलो यहां से यहां तक जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कितनी डिस्टेंस L। और इनकी जो वेलोसिटी है वो क्या होती है, क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आप हमें पता है वेलोसिटी, वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, बुक में शॉर्टकट मिलेगा आपको, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाया जा रहा है। तो यहां पर वेलोसिटी v दैट इज इक्वल टू, तो वेलोसिटी यहां पर क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट यानी L लेंथ होगी, टाइम क्या है T। क्लियर। तो यहां से T टाइम है वो किसके बराबर हो जाएगा, L डिवाइडेड बाय VD। T उधर चला जाएगा, VD इसके नीचे आ जाएगा। तो इस T की वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे, I दैट इज इक्वल टू ALNE डिवाइडेड बाय L, और इसके डिवाइडेड बाय में क्या है VD। तो VD कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। क्लियर। तो यहां पर I दैट इज इक्वल टू L से L कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा ANEVD। I इज इक्वल टू ANEVD। दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर। ये इसके बीच में क्या गया, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन आया। अब इसी का रिलेशन में अगर हम मोबिलिटी की बात करें, जो कि फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस की थी, मोबिलिटी के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो मोबिलिटी क्या होगी, आपको पता है मोबिलिटी किसके बराबर होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी, मोबिलिटी म्यू से जिसको हम डिनोट करते हैं किसके बराबर होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मोबिलिटी मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, इसकी वैल्यू यहां पर। तो इसके लिए रिलेशन आ जाएगा I इज इक्वल टू ANE और VD की जगह क्या पुट कर दूं मैं, म्यू E। ये क्या है, मोबिलिटी। तो ये रिलेशन आ गया करंट एंड मोबिलिटी के बीच में, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए भी रिलेशन आ गया। क्लियर। तो ये टॉपिक था रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसमें नॉर्मली आपने कंडक्टर लेना है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां पर लेने हैं, टोटल चार्ज, करंट का निकालना है तो करंट का फार्मूला चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज कितना है वो हम पुट कर देंगे, टाइम, एक इलेक्ट्रॉन को B एंड से A एंड तक जाने के लिए कितना टाइम लगा वो यहां पर हम टाइम पुट कर देंगे। तो ये रिलेशन आ जाएगा करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये बार बार अभी आज की ही वीडियो में यूज होगा, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन I इज इक्वल टू ANEVD। क्लियर। आइए बच्चों अब हम एक नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है ओम्स लॉ। तो बच्चों ओम्स लॉ है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ओम्स लॉ से ही जो निकल कर आगे हमारे पास रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी आएगी, उसके बारे में भी हम इसी के साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले ओम्स लॉ की डेफिनेशन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि लॉ है क्या कहता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओम्स लॉ स्टेट दैट द करंट I फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, मीन्स जो कोई भी कंडक्टर है, जैसे ये कंडक्टर है, इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। जैसे ये कंडक्टर है, इसके एंड में हम क्या अप्लाई करते हैं, ईएमएफ, बैटरी या सेल अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो वो क्या देता है हमें, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, जिसकी वजह से चार्ज है वो फ्लो करता है। तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई कर रहे हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौन, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। कहता है प्रोवाइड फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर सच एज टेम्परेचर है, स्ट्रेन, स्ट्रेन मतलब लेंथ के अंदर चेंजमेंट है, और एक्सटर्नल फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं आर केप्ट कांस्टेंट। कुछ बच्चे हैं डेफिनेशन लिखते हैं तो उसमें क्या कह देते हैं कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वी या वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई। जी ओम्स लॉ की डेफिनेशन क्लियर होगी? नहीं, जो एक्सटर्नल फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो लिखना जरूरी है। ओम्स लॉ तभी ओबे करेगा जब एक्सटर्नल फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं वो कांस्टेंट रहें। जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, लेंथ ऑफ द वायर है, उसके अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं होना चाहिए, आर केप्ट कांस्टेंट, तभी ओम्स लॉ है वो ओबे करेगा। क्लियर? अब हम मैथमेटिकली देखते हैं, इसने क्या कहा है कि आई जो करंट है फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, जिसको हम दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I। एक्चुअल डेफिनेशन में I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है। क्लियर? क्योंकि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा, जब तक करंट है वो क्रिएट नहीं होगा, तो इसलिए हम इसको बाद में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिखते हैं। तो यहाँ पर V इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो यहाँ पर R आता है, RI, जिसको हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू IR। दिस इज द फॉर्मूला फ्रॉम द ओम्स लॉ वेयर R जो है वो क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, या हम इसको बोलते हैं बच्चों रेजिस्टेंस। क्या बोला जाता है, रेजिस्टेंस हम इसको बोलते हैं, जो कि आपके पास क्या है, कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहें या हम इसे रेजिस्टेंस कहें, एक ही बात है। तो ये R है वो क्या है, रेजिस्टेंस कहलाता है। क्लियर? तो ये तो हो गया ओम्स लॉ की बात। तो यहां से R जो रेजिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, V बाय I के बराबर होगा। इसके V बाय I, क्योंकि R इधर है, I इसके नीचे चला जाएगा, ये R है वो क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस कहलाएगा। क्लियर? अब आगे जो रेजिस्टेंस है इसकी जो SI यूनिट है, क्योंकि यहां से हमारे पास ओम्स लॉ तो यहां पर खत्म हो गया, V इज इक्वल टू IR। क्लियर? ओम्स लॉ के बारे में पूछे तो ये डेफिनेशन और ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, यहां पर रेजिस्टेंस आया है इसलिए हम अब रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। V तो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है, करंट, इसके बारे में हम डिस्कस, आप लोगों को पता है, वीडियो है वो बेसिकली हम डिस्कस कर चुके हैं। तो SI जो यूनिट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो R की जो SI यूनिट होगी V बाई I है, तो V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट, I क्या है, करंट, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो यहां से वोल्ट पर एम्पियर निकलता है, जिससे हमारे पास जो SI यूनिट आती है वो आती है ओम। क्या आती है, ओम। जो रेजिस्टेंस है उसकी SI यूनिट क्या आती है, ओम। और इसका जो सिंबल होता है वो इस प्रकार होता है, ये ओम है, इसका सिंबल है, रेजिस्टेंस की SI यूनिट होती है ओम। क्लियर? अब 1 ओम को डिफाइन करने के लिए कहे आपसे, तो 1 ओम इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक कंडक्टर है जिसमें से जिसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, 1 वोल्ट, एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज 1 एम्पियर, देन द रेजिस्टेंस विल बी ऑफ दैट कंडक्टर 1 ओम। मीन्स 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो कंडक्टर के एंड पॉइंट्स पर और उसमें से करंट कितना फ्लो, 1 एम्पियर हो, तो वहां पर जो रेजिस्टेंस होगा वो 1 ओम के बराबर होगा उस कंडक्टर का। क्लियर? तो ये रेजिस्टेंस का फार्मूला हो गया V बाई I, और यहां से आपके पास SI यूनिट है वो हमने डिस्कस की, ओम होती है। क्लियर?
अब हम रेजिस्टेंस का फार्मूला और डिफरेंस से और तरीके से हम यहां पर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेशन से हम इस फार्मूले को निकालेंगे। तो जो आपको पता है बच्चों, ओम्स लॉ, फिर कह रहा हूं ओम्स लॉ यहां पर खत्म हो गया है। क्लियर? ये रेजिस्टेंस के बारे में बातें कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन वगैरह के बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे भी, जो कि क्या होता है, कैसे आता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। तो यहां पर आपके पास है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में, यहां से फार्मूला निकल के आए, ये इसकी एसआई यूनिट होती है। अब मैं थोड़ा सा डेफिनेशन भी बता देता हूं साथ के साथ, चलो बाद में नहीं अभी बता देता हूं कि रेजिस्टेंस होता क्या है। मैथमेटिकली फार्मूला तो V बाई आई हो गया। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज दैट क्वांटिटी दैट विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट, जो सर्किट के अंदर करंट के फ्लो का क्या करता है, अपोज करता है, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहा जाता है। क्लियर? तो यहां से मैं उसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। तो उसकी डेफिनेशन लिखने के लिए यहां पर मैं डेफिनेशन और इसके फार्मूले को लिख देता हूं ताकि आप इजीली नोट्स बना सकें। तो यहाँ पर हम रेजिस्टेंस की डेफिनेशन है वो डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल बोलूँगा तो आप नोट्स नहीं बना पाएंगे। यहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं इजीली कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द ऑब्स्ट्रक्शन पोज्ड बाय द कंडक्टर, यानी जो कंडक्टर होता है उसके द्वारा ऑब्स्ट्रक्शन होता है टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। यानी जैसे ये कंडक्टर है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो यही कंडक्टर जो है ऑब्स्ट्रक्शन करता है किसके लिए? जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है उसके लिए। यानी करंट का जो फ्लो है उसका क्या करता है, अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो कंडक्टर जो होता है वो करंट के फ्लो का अपोज करता है। तो जो अपोज करने का है उसे हम उसका रेजिस्टेंस बोलते हैं। उसका क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। क्लियर? जैसे रोड होता है, रोड पे क्या लगे होते हैं? स्पीड ब्रेकर। तो स्पीड ब्रेकर क्या करता है? उसकी स्पीड को स्लो करता है, उसका अपोज करता है, गाड़ी को जाने से नहीं रोकता है, वो गाड़ी के स्पीड की को स्लो करता है। तो इसी प्रकार इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो करंट के फ्लो का क्या करता है? अपोज करता है। क्लियर? वो उसको जाने से रोकता नहीं है, सिर्फ उसका फ्लो कम कर देता है। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं, जो कि हम यहां पर डिस्कस कर रहे थे मैथमेटिकली। V इक्वल टू किसके बराबर होता है? IR। और यहां पर R जो है वो किसके बराबर हो गया? V बाई आई के। और जो SI यूनिट जो हमने डिस्कस की, SI यूनिट, वो क्या होगी? R की, वो किसके बराबर होगी? 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, जो कि क्या होगी? ओम के बराबर होगी। यानी 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। क्लियर? SI यूनिट ओम होती है, और ओम का जो सिंबल है बच्चों वो ये सिंबल होता है। क्लियर? तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के लिए स्पेशल यहां पर मैं अलग से लिख देता हूं। क्लियर हो गया? और 1 ओम को डिफाइन करने के लिए कहे तो यहां पर क्या होगा कि 1 ओम को आपने डिफाइन करना है। क्लियर? तो उसके लिए क्या होगा? अगर एक ओम रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा कि कंडक्टर का कब कहलाएगा? जब 1 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। यानी कोई भी कंडक्टर उसमें से 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, कितने पोटेंशियल डिफरेंस से? 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से। तो इसका मतलब उसका जो रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर है? 1 ओम के बराबर है। क्लियर? अब बच्चों यहां पर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग एक चीज छूट गई कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I का आता। तो यहां पर एक ग्राफ भी आता है। क्या आता है? ग्राफ। इसको नोट कर लेना, ओम्स लॉ में ही ये इस प्रकार दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, V और I। तो यहां पर इस एक्स एक्सिस का लॉन्ग V होता है, इस एक्सिस का लॉन्ग I होता है, और इसके लिए ग्राफ जो है वो आपका स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा ग्राफ होता है? स्ट्रेट लाइन। क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए स्ट्रेट लाइन इसका ग्राफ आता है। ये ओम्स लॉ में इसको ऐड कर लेना, ये भूल गया था। अब आगे चलते हैं। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन, रेजिस्टेंस का SI यूनिट है वो डिस्कस हो गया। अब रेजिस्टेंस को हम दूसरे तरीके से डिफाइन करते हैं, निकालते हैं, फॉर्मूला निकालते हैं। हमने डिस्कस किया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर होती है? E कैपिटल E टाउ डिवाइडेड बाय M के बराबर होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर होती है ना? तो अब यहां पर क्या है? करंट, और यहां पर E इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? V बाय L के बराबर, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर याद हो तो E दैट इज इक्वल टू माइनस dV बाय
dr, ये फार्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में। तो E इक्वल टू वी बाई एल होता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में इसको पुट कर देते हैं E स्मॉल ई, ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के लिए है, E की जगह वी टॉ डिवाइडेड बाय एम एल हो जाएगा। क्लियर। अब रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी I इज इक्वल टू क्या होता है, एन ई ए वी डी। I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं ई वी टॉ डिवाइडेड बाय एम एल। क्लियर। अब यहां से क्या आ जाएगा, I दैट इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर, ई का तो क्या हो गया स्क्वायर, ए एरिया, टॉ रिलैक्सेशन टाइम डिवाइडेड बाय एम एल। क्लियर। और इसके मल्टीप्लाई में मैंने कर दिया v, क्या किया, एन ई का स्क्वायर, ए एरिया, टॉ डिवाइडेड बाय एम एल, और ये v क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसको अलग कर दिया। तो ये क्या कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा। क्या है ये, कांस्टेंट है, बोलो है या नहीं है। तो यहां पर हम क्या कर देते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो हम निकाल सकते हैं यहां पर। क्लियर। तो यहां से क्या होगा, उल्टा ले जाते हैं, ओम्स लॉ को डिफाइन करना है तो V दैट इज इक्वल टू आई आर होता है, तो इसको हम उधर ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एम एल डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर ए टॉ और आई। आ गया ना ओम्स लॉ के फॉर्म में। इसको V को इधर रखा, उसको उधर ले गए, एम एल डिवाइडेड बाई, ये क्या है हमारे पास, रेजिस्टेंस। ये क्या है, रेजिस्टेंस। तो यहां से V इज इक्वल टू आर आई आ गया, V इज इक्वल टू क्या आ गया, आई आर, ये ओम्स लॉ आ गया। तो यहां पर हम जो रेजिस्टेंस है R, उसको किस प्रकार, किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एम एल डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर ए टाउ के फॉर्म में। V बाय आई तो होता ही है, और इसको किस में लिख दिया, R को एम एल डिवाइडेड बाय एन ए एन ई स्क्वायर टाउ, ये क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ गया। जिसमें क्या होता है, कंडक्टर है, जिसमें m कांस्टेंट है, मास n नंबर ऑफ करंट डेंसिटी, ये एक प्रकार से डेंसिटी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में डिस्कस किया था। E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, और टॉ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम होता है। तो बच्चों इसको आपने ध्यान रखना है। क्लियर। तो यहां पर जो है R है रेजिस्टेंस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर होता है। R है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। R जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम होता है। क्लियर। तो R है वो किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया, रिलैक्सेशन टाइम, टेम्परेचर और नेचर ऑफ द कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर। तो ये तो था अभी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में, डेफिनेशन, यूनिट और इसका फार्मूला। ये फार्मूला भी है, इसको भी करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एम इसकी फॉर्म में आ रहा है। क्लियर। तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में ही, रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम रेजिस्टेंस का कंप्लीट टॉपिक है वो कवर करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बार बार लिखने से अलग वीडियो नहीं बनेगी। हम इसी के में यहां पर डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की। क्या फैक्टर, अब हम बात करेंगे फैक्टर फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्टिंग कर रहे हैं किसको, रेजिस्टेंस को, उसके बारे में, किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो भी हम लिख सकते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। या यहां पर हम लिख सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर किन के ऊपर डिपेंड करता है, यहां पर हम डिपेंड भी लिख सकते हैं। क्लियर। तो फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहला आता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, जिसमें R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर होता है। ये फॉर्मूले से हमने यहां पर डिस्कस किया। अगर लेंथ कंडक्टर की बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। सेकंड जो फैक्टर अफेक्ट करता है वो होता है एरिया,
ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का एरिया आर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। यानी कंडक्टर का एरिया इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, एरिया डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी वायर जितना मोटा होगा रेजिस्टेंस उसका उतना कम होगा, वायर पतला होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा, वायर की लेंथ ज़्यादा है तो भी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। क्लियर। थर्ड जो हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग करता है रेजिस्टेंस को वो होता है बच्चों टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का टेम्परेचर। तो यानी आर जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है वो भी बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा इसके बारे में भी मैं यहीं पर आपको बता देता हूं कैसे होगा। कि यहां पर आपके पास आर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम होता है। क्लियर। तो क्या है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा। रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, डिक्रीज। क्यों होगा रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, इट इज द एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन फास्टली मूव करेंगे, और इलेक्ट्रॉन फास्ट मूव करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, कोलिजन ज़्यादा होगा, जल्दी होगा, तो उनके बीच का टाइम इंटरवल है वो क्या होगा, घटेगा। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, डिक्रीज। तो जब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज। तो यहां पर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिसमें रिलैक्सेशन टाइम है टो वो डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज। और हमें पता है आर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम होता है। क्लियर हो गया। क्यों होगा ये रीजन, आपको ये क्वेश्चन है वो आ जाता है कि क्यों होगा, तो इसका रीजन ये है। और जो फोर्थ पॉइंट होता है टेम्परेचर, वो होता है कि जो नेचर ऑफ कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि कंडक्टर का नेचर कैसा है। क्लियर। तो जो नेचर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करे, भाई सिल्वर का है, कॉपर का है, एल्युमिनियम का है, किसका है, तो उसके ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। तो दीज आर द फोर मेन पॉइंट्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड। और फैक्टर अफेक्टिंग है ये भी कहलाता है, या डिपेंड भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो वो आप यहां से लिखेंगे। क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम। तो रेजिस्टेंस क्या है, कहाँ से आया, ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ से आर आया, यूनिट, इसका फॉर्मूला किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये सब हमने डिस्कस किया है। अब बच्चों हम हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसको कहते हैं या रेजिस्टिविटी कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कोई अलग से टॉपिक नहीं है, ये सारे जुड़े हुए हैं। तो हमने अभी पढ़ा फैक्टर अफेक्टिंग में आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है, आर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। अभी पढ़ा फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो यहां से आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो बच्चों यहां पर एक कांस्टेंट आता है। ये जैसे हम P है ना ऐसे बनाते हैं, ठीक है, इसको आपने क्या करना है, ये बनाकर इसको थोड़ा सा लंबा करना है ऐसे। क्लियर। तो ये क्या होती है, रेजिस्टिविटी। क्लियर। L/A, वेयर रो क्या है, ये रो है, रो क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं, और हम इसे क्या कहते हैं बच्चों, रेजिस्टिविटी। क्लियर। तो यहां पर आपके पास जो है ये रेजिस्टिविटी आ गई। अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो रेजिस्टिविटी रो दैट इज इक्वल टू, यहां से क्या आ जाएगी,
RA/L, ये फॉर्मूला आ गया। क्लियर। तो रजिस्टिविटी की डेफिनेशन है, उसमें भी यही लिखना है, इट इज द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस प्रोडक्ट एंड एरिया टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब यहां से इसकी जो SI यूनिट है वो निकालते हैं, लिख लोगे ना डेफिनेशन इसकी। प्रोडक्ट किसकी है, रेजिस्टेंस और क्रॉस सेक्शन एरिया टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इनका जो रेशियो है वो रजिस्टिविटी है। SI यूनिट क्या होगी इसकी बच्चों, जो रो है, रो की जो SI यूनिट होगी वो कैसे निकालेंगे हम, R क्या है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। A क्या है, एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। L क्या है, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो यहां से रजिस्टिविटी दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, ओम मीटर, 1 मीटर से कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो गई, SI यूनिट हो गई, ओम मीटर। ये माइनस का साइन नहीं है, डैश है सेपरेट दिखाने के लिए। ये SI यूनिट हो गई, ओम मीटर। क्लियर। अब बात आती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट हो गई, फॉर्मूला हो गया, कहाँ से आया ये भी आपको पता चल गया। अब हम वहाँ पर फिर चलते हैं फॉर्मूले की तरफ। जो हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकाला था ML डिवाइडेड बाय NEA टो, यही निकाला था। ML जो है यानी हमने यहां पर ML डिवाइडेड बाय NEE का स्क्वायर था, सॉरी NE का स्क्वायर टो, ये फार्मूला था। क्लियर। अब हमने रजिस्टिविटी का निकालना है इसी से, तो रजिस्टिविटी किसके बराबर होगी, RA/L। तो इसमें इसका फॉर्मूला हम पुट कर देंगे। R क्या है भैया, ML डिवाइडेड बाय NE स्क्वायर A टो है, और यहां पर आपके पास R की वैल्यू हो गई, और ये क्या हो गया, एरिया और लेंथ। तो लेंथ से लेंथ कैंसिल, एरिया से एरिया कैंसिल। तो यहां पर रजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MNE स्क्वायर टो, किसके बराबर आ गया, रो दैट इज L से L कैंसिल हो जाएगा, A से एरिया कैंसिल हो जाएगा, रो इज इक्वल टू MNE स्क्वायर टो के बराबर आ गया। तो अब यहां पर फैक्टर अफेक्टिंग जो है, या आप लिख सकते हैं रजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन, किन के ऊपर डिपेंड करती है, एक तो सबसे पहले जो डिपेंड करेगी वो डिपेंड करेगी एक तो नेचर ऑफ कंडक्टर के ऊपर, नेचर ऑफ कंडक्टर के ऊपर। सेकंड जो डिपेंड करेगी वो करेगी टेम्परेचर के ऊपर, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। ठीक है, ये दो मेन पॉइंट्स हैं। यानी रजिस्टिविटी लेंथ ऑफ द कंडक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि अगर हम किसी कंडक्टर की लेंथ को डबल कर देते हैं तो रजिस्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बच्चों रजिस्टिविटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि रजिस्टिविटी का ये फॉर्मूला अगर हम देखें तो यहां पर लेंथ ऑफ कंडक्टर और क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं है, इसीलिए यहां पर ये मैंने फॉर्मूला है वो लिखा है। क्लियर। ना ही रजिस्टिविटी लेंथ ऑफ कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, ना ही रजिस्टिविटी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। और इसीलिए कुछ बच्चे क्या कहते हैं, इस फार्मूले को देख लेते हैं, ये याद रखते हैं सिर्फ क्या कि सर यहां तो रजिस्टिविटी में रेजिस्टेंस एरिया और लेंथ है, इसीलिए एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछता है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, कहेंगे जैसे पूछेगा डबल कर दी लेंथ तो रजिस्टिविटी लिख देंगे जी डबल हो गई। नहीं भैया, ऐसा नहीं है, ये गलत होगा। क्लियर। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ एंड एरिया के ऊपर, जो मैंने अभी फैक्टर अफेक्टिंग बताया। इसके फैक्टर डिपेंड्स जो हैं वो केवल दो पर करते हैं, नेचर ऑफ कंडक्टर एंड टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। और जो रजिस्टिविटी होती है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के होती है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रजिस्टिविटी भी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटेगा यानी डिक्रीज होगा तो रजिस्टिविटी भी डिक्रीज होगी। क्लियर हो गया, इस बात का ध्यान रखना है। क्लियर। तो यहां से रजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस और ओम्स लॉ, करंट, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया। अब बच्चों 1 नंबर का जो क्वेश्चन है वो इसको नोट कर लीजिए।
अब मैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड कुछ बात बता देता हूँ, छोटी सी, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ज़्यादा बताएंगे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने पढ़ा रजिस्टेंस जो है वो इज इक्वल टू रो एल बाय ए के बराबर होता है। क्लियर? रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी एल बाय ए। क्लियर? तो यहां से रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? लेंथ के। रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या? एरिया के। तो क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि जैसे कंडक्टर है, उसकी लेंथ जो है वो 2L कर दी, ठीक है, लेंथ क्या कर दी? डबल कर दी। तो वो आपसे पूछेगा रेजिस्टेंस, नया रेजिस्टेंस क्या आएगा? तो यहां पर देखिए, जब लेंथ को हम डबल करेंगे तो नई लेंथ तो हमारे पास क्या आ गई? L डैश, 2L के बराबर डबल हो गई। और एरिया जो है वो क्या आएगा बच्चों? एरिया हाफ हो जाएगा। हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है। अगर हम वायर को स्ट्रेच करते हैं 3 टाइम तो एरिया 3 टाइम डिक्रीज भी होगा। क्लियर? अगर हम लेंथ डबल करते हैं तो एरिया हाफ हो जाएगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है। 3, 4, 5 कितना भी कर दीजिए, एरिया उतने टाइम घटेगा। तो नया जो रेजिस्टेंस है आर डैश वो किसके बराबर रहेगा? रो। रजिस्टिविटी के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि रजिस्टिविटी लेंथ एंड एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। बार बार बता रहा हूं, नई लेंथ एल डैश अपॉन एरिया ए डैश। तो आर रजिस्टेंस रो, एल डैश कितनी है? 2L, एरिया कितना? ए बाई 2। तो 2 कहां चला जाएगा? ऊपर। तो यहां पर क्या आ जाएगा? रो 4L बाय एरिया। तो ये पुराना रेजिस्टेंस हो गया। तो आर डैश दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4R। 4 आगे रो एल ए बाय, ये क्या है? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। तो नया रेजिस्टेंस है वो क्या होगा? पुराने वाले रेजिस्टेंस से 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। और क्विक लिखना है बगैर सॉल्यूशन तो आप ये देख लीजिए, स्ट्रेच करके डबल किया है तो एरिया 4 हो जाएगा, ना सॉरी, रेजिस्टेंस 4 टाइम हो जाएगा डिक्रीज। अगर डिक्रीज किया है तो वो उतना ही आपके पास डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? इंक्रीज किया है, डबल किया है तो 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। 2 टाइम्स हाफ किया है तो वो उतना ही हाफ रेजिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन बात ध्यान ये रखनी है कि वायर को स्ट्रेच करे तब ये रूल लागू होगा। ऐसा नहीं है कि वायर को कट कर दिया। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे ये एक वायर है जिसकी लेंथ L है, इनिशियल रेजिस्टेंस R है। अब वो कह रहा है इस वायर को कट कर दिया हाफ, तो बच्चों नई लेंथ है वो हाफ हो जाएगी, एरिया इसका आपके पास सेम रहेगा। इस बात का ध्यान रखना है। कट करेंगे तो लेंथ हाफ हो गई, L/2 हो गई, एरिया सेम रहेगा। वहां पर एरिया हाफ नहीं कर सकते। कट किया है, कट गया तो एरिया कैसे चेंज हो गया? स्ट्रेच करेंगे ना तब ये रूल लागू होगा। इस बात का ध्यान रखना है। तो बच्चों आज की इस वीडियो में बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हो गए हैं, लेकिन ये एक दूसरे से रिलेटेड थे, इसलिए एक ही वीडियो में बनाया। ज़्यादा लंबी हो गई तो हाफ हाफ करके वीडियो देख लीजिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।